मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुद्रा की पूर्ति, यानी कि भारत में मुद्रा की पूर्ति के घटक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में जो है इससे संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको हाथों हाथ ये याद हो जाए। और प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सप्लाई ऑफ मनी। सबसे पहले तो इसका अर्थ जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है, मुद्रा की पूर्ति का अर्थ क्या है। तो देखिए, अर्थ निश्चित समय में एक अर्थव्यवस्था में जनता के पास मुद्रा की मात्रा से है। यानी कि मुद्रा की पूर्ति का अर्थ क्या है कि एक निश्चित समय में एक अर्थव्यवस्था में जनता के पास जितनी कुल मुद्रा है उसकी जो मात्रा है, कुल मात्रा है, वही क्या कहलाती है, मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। और बात करें भारत में मुद्रा की पूर्ति की, तो भारत में मुद्रा की पूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार के द्वारा की जाती है। यहाँ पर केवल मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक, वही चीज़ें करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे आलतू फालतू की चीज़ें नहीं करवा रहा। अब यहाँ पर बात करते हैं मुद्रा पूर्ति के घटक। देखिए, मुद्रा पूर्ति के घटक वैसे तो M0, M1, M2, M3, M4 हैं, लेकिन पहले मैं आपको M1, M2, M3, M4 इनके बारे में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करें कि RBI ने 1970 में तरलता के आधार पर ये जो है माप प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसके अनुसार सबसे पहले बात करें M1 की, तो M1 में किन्हें शामिल किया जाता है, तो M1 में C प्लस DD+OD, C प्लस DD+OD। C से यहाँ पर क्या अर्थ है, जनता के पास जो करेंसी है, जनता के पास जो करेंसी है वह जो है C के अंदर शामिल होती है, नोट व सिक्के। इसके बाद में DD, इसमें क्या शामिल होता है, बैंकों के पास जो मांग जमाएं हैं, बैंकों के पास जो मांग जमाएं हैं वो डी में शामिल किया जाता है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स। इसके बाद में OD की बात करें, अदर डिपॉजिट्स। ये अदर डिपॉजिट्स किन की हैं, ये जो RBI के पास अन्य जमाएं हैं, RBI के पास जो अन्य जमाएं हैं उन्हें इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो M1 में C प्लस DD+OD, तो याद रखिएगा M1 C प्लस DD+OD। इसके बाद में हम बात करें M2 की, तो M2 में किन्हें शामिल किया जाता है, तो M2 में M1 प्लस डाकघर की बचत बैंक की जमाई। देखिए, M2 जो है, M2 के अंदर जो है M1 को शामिल किया जाएगा और साथ में क्या शामिल किया जाएगा, डाकघर की बचत बैंक जमाएं शामिल की जाएंगी। इसके बाद में बात करें M3 के बारे में, तो M3 में देखिए M1 को शामिल किया जाएगा, M1 के साथ साथ क्या शामिल किया जाएगा, बैंकों के पास जमा निवल सावधि जमाएं जो है, सावधि जमा यानी कि निश्चित समय के लिए जो बैंक में जमा की गई राशि होती है वह कहलाती है सावधि जमा, यानी कि FD, फिक्स डिपॉजिट। ये कहीं कहीं नाम अवधि जमा भी आपको मिलेगा। तो देखिए, M2 और M3 जो है इनमें M1 को शामिल किया ही जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, M2 में M1 शामिल किया जाएगा और M3 में M1 शामिल किया जाएगा, लेकिन M4 में M1 को शामिल नहीं करेंगे, इसके अंदर क्या शामिल करेंगे, M3 से।
M3 प्लस डाकघर की जो कुल जमाएं हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। M3 में डाकघर की जो कुल जमाएं हैं उसमें। देखिए M2 में केवल बचत जमाएं जो है, बचत बैंकों की जो जमाएं हैं उन्हें शामिल किया जाएगा, लेकिन M4 के अंदर डाकघर की कुल जमाएं, जितनी भी जमाएं हैं वो सभी को शामिल इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो ये था कि M1, 2, 3, 4 में किन किन को शामिल किया जाएगा। इसके बाद में बात करें कि प्रश्न कैसे बनता है, आपसे डायरेक्ट वो ऑप्शन दे के पूछ सकता है कि M1 में किन्हें शामिल किया जाता है, या इनमें से कोई भी वो एक मत दे देगा कि M3 में किन्हें शामिल किया जाता है, कौन कौन सी मत को शामिल किया जाता है। या प्रश्न आता है कि सबसे अधिक तरल कौन है, सबसे कम तरल कौन है। तो इन्हें मैं बता दूं, M1 सबसे अधिक तरल है और M4 सबसे कम तरल है। अगर बात करें M1 और M2 दोनों को मिलाकर तो संकुचित मुद्रा हो जाती है ये, और M3 और M4 को मिला दिया जाए तो ये व्यापक मुद्रा हो जाती है। और वैसे बात करें सबसे अधिक विस्तृत और व्यापक की बात करें, सबसे अधिक विस्तृत और व्यापक की बात करें तो M3 सबसे अधिक व्यापक मुद्रा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह जो मौद्रिक नीति के क्रियाशीलन के लिए सबसे व्यवहारिक आधार प्रदान करती है, सबसे व्यापक आधार प्रदान करती है। ठीक है, तो इसलिए सामान्यतः मुद्रा पूर्ति के रूप में इसका ही प्रयोग किया जाता है। यह सबसे अधिक विस्तृत मुद्रा है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए कि विस्तृत मुद्रा कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए M3। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि एक अवधारणा और है। देखिए मैं आपको बता दूं कि 1967 से 68 के पहले केवल M का प्रयोग किया जाता था, केवल M का प्रयोग किया जाता था। जो लोगों के पास करेंसी वगैरह है सिर्फ उसी का ही प्रयोग किया जाता था। लेकिन 1968 से 77 के दौरान M3 का प्रयोग किया गया। लेकिन 1977 के बाद जो है M0, M1, 2, 3, 4 का प्रयोग किया जा रहा है वर्तमान तक। अब बात करते हैं M0 में किन्हें शामिल किया जाता है। तो देखिए M0 में उसे शामिल किया जाता है, एक तो पैसा जो चलन में है, पैसा जो चलन में है, और बैंकों का RBI के पास जमा, यहाँ पर जनता का नहीं, बैंकों का जो व्यापारिक वाणिज्यिक बैंक होता है उनका एक हिस्सा जो है वो RBI के पास जमा रहता है, जिनकी चर्चा अपने अगली क्लास में करेंगे। तो उन्हें शामिल किया जाता है और RBI के साथ अन्य जमाएं इन M0 के अंदर शामिल किया जाता है। इसके बाद में हम एक सारणी के द्वारा इनको समझते हैं कि सबसे संकीर्ण मुद्रा कौन है और सबसे ज़्यादा व्यापक कौन है, सबसे ज़्यादा तरलता किसमें है, सबसे कम तरलता किसमें है। इन्हें हम एक सारणी के द्वारा करेंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हमारा पुट होने के चांसेस है। देखिए सबसे पहले ये तो है, यहाँ पर मुद्रा का प्रकार है और ये इसकी तरलता है। तो देखिए M1 जो है संकीर्ण मुद्रा होती है, M1 संकीर्ण मुद्रा होती है और तरलता इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तरलता इसमें सबसे ज़्यादा तरलता पाई जाती है, किसमें? M1 में सबसे ज़्यादा तरलता पाई जाती है। इसके बाद में बात करें, यहाँ पर मैं आपको बता दूं तरलता का क्या अर्थ है, लिक्विडिटी का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि कितनी आसानी से आप उसे कैश में बदल सकते हैं। तरलता का अर्थ है कि कितनी आसानी से आप कैश में बदल सकते हैं, ये तरलता का अर्थ है। इसके बाद में बात करें M2 के बारे में, ये भी संकीर्ण मुद्रा है लेकिन ये M1 से कम संकीर्ण है, M1 से कम तरलता इसमें होती है M2 में। M3 की बात करें तो ये व्यापक मुद्रा भी कहते हैं इसे, लेकिन ये M2 से कम तरलता इसमें पाई जाती है। अगर M4 की बात करें तो इसे भी व्यापक मुद्रा का अब ये एक प्रकार है, और तरलता जो है सबसे कम तरलता किसमें होती है? M4 में सबसे ज़्यादा तरलता होती है, और सबसे ज़्यादा किसमें होती है? M1 में। सबसे कम M4 में, सबसे ज़्यादा M1 में। अब यहाँ पर बात करें M3 को एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी कहा जाता है, AMR भी कहा जाता है।
क्योंकि मुद्रा पूर्ति के आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त है, मुद्रा की पूर्ति का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा व्यापक या विस्तृत मुद्रा कौन सी है, M3 है, इसको माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी क्लास आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें जहां पर मैं आपको प्रत्येक जानकारी जो है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो टेलीग्राम के माध्यम से आपको दी जाती है। और मुझसे संपर्क करने के लिए आप जो है टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।